नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका बाजार। मैं हूं साक्षी बत्रा। नमस्कार, मैं हूं सुमित। और भारतीय बाजारों में आज भी एक जोरदार उछाल देखने को मिला। राधा रजसा के संकेत थे। इन संकेतों के बाद भारतीय बाजारों की शुरुआत तेज हुई और अभी भी निफ्टी एक अच्छी तेजी के साथ ही कामकाज कर रहा है। 21 अंकों की बढ़त देखी जा रही है। 84-90 के स्तरों पर निफ्टी कामकाज कर रहा है और ये इंट्राडे में 85 का स्तर भी निफ्टी ने पार किया। हालांकि ऊपरी स्तर थोड़ी सी बिकवाली जरूर आई है, लेकिन अभी भी हरे निशान में है। मेटल, तेल, गैस, बैंकिंग, इन शेयरों में खरीदारी देखने को मिल रही है। आज की लिस्टिंग क्वेस्ट कॉप एक शानदार लिस्टिंग देखने को मिली। 56% के आसपास की बढ़त के साथ, एक प्रीमियम के साथ एक शेयर जो है वो लिस्ट हुआ। 317 के मुकाबले 500 रुपये पर लिस्ट होता हुआ दिखाई पड़ा। तो एक जोरदार तेजी यहाँ पर आते दिखाई पड़ी। इसके अलावा कुछ नंबर्स भी आने वाले हैं। सेरा सैनिटरी के नंबर्स आएंगे, उनके ऊपर भी यहाँ पर नजर रहेगी। लेकिन 11 महीने की ऊपरी स्तर पर बाजार कामकाज कर रहा है। एब्सोल्युटली। और कुछ और सेक्टर्स पर भी नजर डाल लेते हैं जहां पर आज जोरदार तेजी देखने को मिल रही है। बाजार में अभी भी तेजी जारी है और निफ्टी जो है 8480 और 8490 के लेवल्स को होल्ड करे हुए है। शानदार लिस्टिंग आज क्वेस्ट कॉर्प की हुई। अभी भी दिन के उच्चतम स्तरों के करीब 58% के उछाल के साथ ही कामकाज करते हुए नजर आ रहा है। आज मेटल स्पेस में अच्छी बढ़त देखने को मिल रही है। वेदांता, हिंडाल्को, नाल्को, हिंदुस्तान जिंक और टाटा स्टील जैसे शेयरों में 2 से 3% तक का उछाल देखने को मिल रहा है। साथ ही चाय कॉफी शेयर्स भी आज बज़ कर रहे हैं। जय श्री टी को देखिए आप, असम कंपनी, हैरिसन मलयालम, धुनसेरी टी और मैक्लॉयड रसल जैसे शेयरों में भी 2 से 5% तक की तेजी देखने को मिल रही है। साथ ही कंज्यूमर ड्यूरेबल शेयरों में आज अच्छी तेजी है। टाइटन कंपनी इनफैक्ट मिक्स रुझान देखने को मिल रहा है। नीलकमल, उसके अलावा वर्लपूल जैसे शेयरों में हल्की बढ़त के साथ ही कामकाज होता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही इंफ्रा शेयरों में आज आप देखिए वहां पर उछाल अच्छा देखने को मिल रहा है। भले आप एनबीसीसी को देखिए, लगातार कंटिन्यूअस मोमेंटम इसको देखने को मिल रहा है। आज भी 11% तक का उछाल। साथ ही एसपीएमएल, इंफ्रा, ज्योति स्ट्रक्चर्स में भी आप देखेंगे 10 से लेकर 14-15% तक का भी उछाल इन सभी शेयरों पर देखने को मिल रहा है। तो ये सभी पॉकेट्स हैं जहां पर आज अच्छा रुझान देखने को मिल रहा है। टेलीकॉम शेयरों में भी आज अच्छी बढ़त देखने को मिल रही है। चलिए, 2 जानकार हमारे साथ मौजूद है। सुमित बागड़िया है, गौरांग शाह है। दोनों से हम बातचीत करेंगे, आपके सवालों के जवाब दिलवाएंगे। पहले दर्शक भी मौजूद है हमारे साथ। मयंक है इंदौर से। मयंक जी नमस्कार। हेलो जी मयंक, आप सुन पा रहे हैं? हाँ, सुन रहा हूँ। नमस्कार मयंक जी, क्या सवाल है आपका, पूछिए। मेरा पास, हेलो जी मयंक जी, सवाल पूछिए आप। हाँ, मेरे पास 500 शेयर एनटीपीसी है। ओके। 138 के भाव पर। ओके, टाइम फ्रेम क्या रखते हैं आप इसमें? जी, टाइम फ्रेम कितने समय के लिए आपका निवेश है? जी, मुझे इसी महीने में बस करना है, जुलाई तक का ही। ओके गौरांग, 138 पे एनटीपीसी के 500 शेयर हैं, करीब 20 रुपए पर शेयर का मुनाफा हो रहा है। आप क्या राय रखते हैं, एक महीने का नजरिया? देखिए, महीने भर का नज़रिया देना मुश्किल है हमारे लिए, लेकिन हाँ, अगर ये अवधि थोड़ी सी लंबी करते हैं तो 165-170 तक के लक्ष्य मिल सकते हैं। लेकिन समय की कमी है इनके पास सुमित। तो मैं अगर इनके जगह पे होता तो जो मुनाफा है वो मैं बांध लेता। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले दर्शक की तरफ। हमारे साथ अगले दर्शक भी जुड़ चुके हैं। कोलकाता से विवाश ने हमें कॉल किया है। नमस्कार विवाश जी, पूछिए अपना सवाल। हाँ, तो एनएचपीसी में लिया हुआ है 20-21 रुपया का एवरेज से, 2000 शेयर है। ठीक है। और मेरा आईओबी पे थोड़ा राय जानना है उनसे। इंडियन ओवरसीज बैंक पर फ्रेश निवेश करने के लिए आप राय जानना चाहते हैं, ठीक है। आपको दोनों ही शेयर्स पर राय दिलवा देते हैं। गुड मॉर्निंग सुमित, सवाल आपसे होगा। एनएचपीसी पर 2000 शेयर्स हैं इनके पास। 21 के भाव पर खरीदारी की हुई है। 4-5 रुपए का प्रॉफिट भी हो रहा है यहाँ पर। साथ ही फ्रेश निवेश करंट स्टेटस पर इंडियन ओवरसीज बैंक में, दोनों पर ही क्या सलाह देंगे? गुड मॉर्निंग साक्षी। वेल, एज फार एज एनएचपीसी का सवाल है, आई थिंक ये स्टॉक से निकल जाना चाहिए। स्टॉक में ऑलरेडी एक मूव देखने को मिल चुका है और स्टॉक अभी ऊपरी लेवल पे एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। 25 रुपए के आसपास ये स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे प्रॉफिट बुक करके निकल जाएंगे तो बेटर रहेगा, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि ये स्टॉक ऊपर में 25.5-26 के आसपास रेजिस्टेंस फेस करेगा और यहाँ से वापस एक करेक्शन देखने को मिलेगी, जिसके अंदर स्टॉक 23 रुपए से 21 रुपए तक के लेवल्स दिखा सकता है। तो एनएचपीसी के अंदर प्रॉफिट बुकिंग की सलाह रहेगी। आईओबी के अंदर इनका होराइजन क्या है मुझे पता नहीं है। अगर बहुत ही लॉन्ग टर्म होराइजन रखना हो तो ही इसमें निवेश करें, अदरवाइज इस स्टॉक से एक बार वेट करें, क्योंकि बाकी सब पीएसयू बैंकिंग्स में एक अच्छा मूव हमको देखने को मिला है और आईओबी के अंदर हमको एक ऐसा मूव देखने को मिला नहीं है। ये स्टॉक ने मूव दिया है लेवल से, बट इतना अच्छा मूव नहीं दिया है। तो एक बार अवॉइड करने की सलाह होगी। फ्रेश व्यू एक बार इसके अंदर लॉन्ग टर्म के हिसाब से एक बार वेट करें, एक बार नीचे आएगा उसके बाद देखेंगे, या फिर स्टोरी चेंज होगी इस आईओबी स्टॉक की, डिसीजन ले सकते हैं, बट फिलहाल अवॉइड करने की सलाह होगी। चलिए, तो फिलहाल अवॉइड करें। आपको ये राय दी गई है इंडियन ओवरसीज बैंक को लेकर। एक शानदार लिस्टिंग आज हुई है क्वेस्ट कॉप लिमिटेड की। उसकी मैनेजमेंट भी हमारे साथ मौजूद है बातचीत करने के लिए। उसके सीएमडी एंड सीईओ मिस्टर अजीत ऐशा हमारे साथ मौजूद है बातचीत करने के लिए। अजीत जी नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। सर, फर्स्ट ऑफ ऑल
robust subscription figures, then robust listing figures, and now can we expect the same kind of growth going forward? Thank you for having me on your channel today. Quest has had a compounded annual growth rate of almost 50% for the last 5 years. So we are hopeful that we'll be able to repeat some of our successes of our past. About 20% of our growth rate has come from inorganic initiatives. So with the capital infusion of the company, we are well placed right now to launch into some M&A as well. It'll be fair to expect this company to grow in the range of about 20% for the future. Right. Mr. Isaac, you just said that 20% growth is what you expect going forward, and you also hinted at that the previous months or years we've seen inorganic growth going substantially, and going forward also you indicated at some of the M&A activities. If you could just elaborate on which are the acquisition opportunities that you are looking at going forward in this fiscal. So if you examine our objects to the issue, we've apportioned 80 crores out of the 400 crores towards M&A work. We also have about 160 crores of capital that we kept aside for funding our working capital requirements. In the last 5 years, we've done about 9 acquisitions. So we've been acquisitive by nature, but we've had a lot of deal discipline in the type of transactions that we've done. We never do any hostile transactions. We're always looking only for proprietary deals which are friendly in nature. So our deal team is actively looking at transactions as we speak. We're unable to disclose more details about any of them, but suffice to say that every time we've done an acquisition, we've opened up a new business line. And that will be also our strategy going forward when we look at new assets, that they give us new business lines that we can get into. As a concluding word on that, we consider our business model fairly all-weather. And in order to strengthen that model, we need to have more business lines which will help us protect margins and give us visibility to revenues as well. So that's as much as I have to say about how and when we will go about M&A activity in the future. Okay, so as told earlier, the money raised through IPO is to be used for repaying debts. What is the debt status of the company? And as far as margin is concerned, what exactly the margin of the company as of now? So we have net of cash about 260-270 crores of debt in the company. We intend to pay back about 50 crores out of that. At the margin level, we have about 4.8 to 5%, which is the existing EBITDA margin. If you take off the assets that were in a turnaround phase, we'll be closer to about 6%. And our target is to be at about 7% or so. So the more overriding goal, though, is to ensure that our return on capital stays at about 25%. So a combination of margin expansion and return on capital will be the goal of our company. Right. And also on expansion, I would like a comment from you that going forward, what kind of expansion plans, in which geographies are you looking to expand? What kind of investments can we see from the company going forward in this quarter or the next quarter? So our growth strategy is sector specific. In industrial asset management, we intend to pursue more partnerships with equipment manufacturers. We want to have a procurement and supply of parts related e-commerce play in that. We want to intensify some of the solutioning work that we do in maintenance services with engineering companies. We have a great presence in metals, mining and energy. So we hope to deepen and broaden the geographical coverage we have in that space. In the facilities space, we also want to have a play by each vertical, which is healthcare, industrial plants, corporate offices, etc. So you will notice that the broader goal or strategy of the company is to work around verticals in each business. Okay, and as far as verticals are concerned, which would be your highest margin business, and going forward, what kind of margins are you expecting from hiring in US markets or something?
So our largest margin business right now is the managed services and industrial asset management business, where margins can be double-digit EBITDA margins between 10 and 13%. We hope to grow this business. It's a steady business. It does not see e-commerce type growth rates, but this growth is more long-term in nature and more sustainable. So even if it is slower than e-commerce type growth rates, but we're happy to invest more into that. In the US, we don't have much recruitment business. Much of our business centers around MFX, which is a insurance, property and casualty insurance related IT product play. We also have IT staffing business in Canada, which generates about $80 million of revenues. So between these two businesses, if you can grow it to about 8%, we'll be happy. Right. Sir, I would also like to know that the recent US jobs data has been strong. So going ahead, do you expect a significant improvement in the IT staffing solutions business? Clearly, America is a market to be for the IT staffing business. It's the largest IT staffing business in the world. We have a good beachhead through Brain Hunter with offices in Toronto, Calgary, and Ottawa. We're hoping to use that to grow into the North American IT market, and it's encouraging to note that jobs data is looking north, and we're hopeful that that will translate to more acquisitions for IT skill sets. जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, अपना समय हमें देने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए और कंपनी की विस्तार योजनाओं पर बातचीत करने के लिए। एक बार शेयर पर भी नजर डाल लेते हैं। एक अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिली आज के सत्र में। करीब 509 510 के स्तरों पर शेयर अभी कामकाज कर रहा है, 506 के स्तरों पर कामकाज कर रहा है, डे हाई पर कामकाज कर रहा है। रादर एक एक्सक्लूसिव खबर भी इससे जुड़ी हुई, वो भी आपको बताते हैं। एक्सक्लूसिव खबर आपको ये बताते हैं कि जिस तरह से कंपनी की लिस्टिंग हुई है, एक आकलन ये था कि 470 रुपए के ऊपर अगर ये लिस्ट होता है तभी एचएनआईज को फायदा होगा। 317 रुपए के आसपास का इशू प्राइस था, लेकिन 470 रुपए जो कैलकुलेशन है, क्योंकि एचएनआईज जो भी पैसा लगाते हैं इस आईपीओ में या किसी भी आईपीओ में, वो कहीं से फंड रेस करने के बाद लगाते हैं, और जो फंड रेस किया था उसकी कॉस्ट मिलाने के बाद जो आकलन बैठ रहा है वो ये कि करीब 470 से 490 रुपए के आसपास एचएनआईज को ये कॉस्ट बैठेगी। तो अगर 490 के आसपास कॉस्ट, यानी कि क्योंकि 505 पे लिस्ट हुआ है तो एचएनआईज को एक मार्जिनल प्रॉफिट हो रहा है। जानकारी मान रहे थे कि 60% प्रीमियम पे लिस्ट होगा, और 60% प्रीमियम पे लिस्ट होता हुआ दिखाई पड़ा है। करीब करीब 60% ऊपर ही ऊपर कामकाज कर रहा है। तो अगर 470 के नीचे आता है तो शायद उनके लिए वायबल नहीं रहेगा, यानी कि एचएनआईज के लिए वायबल नहीं रहेगा। तो हो सकता है कुछ सेल ऑफ यहाँ पे आता हुआ दिखाई पड़े, लेकिन एटलीस्ट लिस्टिंग जिस तरह की हुई है ये मान सकते हैं कि एचएनआईज को एक अच्छा गेन आता हुआ दिखाई पड़ा होगा। एटलीस्ट शुरुआती गेन तो फिलहाल दिखाई पड़ ही रहा है। गौरांग, एक अच्छी लिस्टिंग हुई है कैस्कॉप की। एक आकलन आपको भी बताया भी कि करीब 470 रुपए के आसपास एचएनआईज को इसकी कॉस्ट बैठती है। 400 गुना करीब सब्सक्राइब हुआ था एचएनआईज पोर्शन इसका। आप क्या कहते हैं इस आईपीओ को लेकर, क्या करना चाहिए, कैसी रणनीति होनी चाहिए अब? देखिए, करीबन 60% की ऊपर के तरफ के दायरे आप देख रहे हैं अभी हाल फिलहाल जब हम बात कर रहे हैं सुमित। 145 गुना से ज़्यादा ओवरऑल सब्सक्रिप्शन हुआ था, और 2000 साल के बाद ये मेरे ख्याल से पहला आईपीओ है जिसको इतना शानदार रिस्पांस मिला था। अब यहाँ से ऊपर के तरफ के दायरे, और अभी जो कमेंट्री और बातचीत आप कर रहे थे मैनेजमेंट के साथ, और जो बातचीत मैनेजमेंट ने सामने रखी है, आई थिंक बहुत ज़्यादा निर्भर होगा कि अपने कामकाज को किस तरीके से ऊपर के तरफ स्केल अप करते हैं और मार्जिन्स को किस तरीके से बढ़ाते हैं। खास करके जो आईटी क्षेत्र का जिक्र किया और बाकी जो यूएस यूरोप मार्केट का जिक्र किया है, वहाँ पर अनिश्चितता का माहौल ज़्यादा है, और यूएस में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन को लेकर के कुछ बहुत ही बड़े सवाल या निशान लगे हुए हैं। तो शायद कुछ मायूसी का दौर आ सकता है जहाँ तक नकारात्मक परिस्थिति का सवाल है। अगर लिस्टिंग के गेंस के हिसाब से आपने पैसे लगाएं और छोटी या मध्यम अवधि के नज़रिए से पैसे लगाएं, तो ये ऊपर की तरफ जो दायरे आप देख रहे हैं, मेरे हिसाब से मुनाफा वसूली करना जायज़ होगा।